नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आनुवंशिकता के दूसरे पार्ट में मेंडल के दूसरे और तीसरे नियमों के बारे में बताऊंगा। साथ ही पुनेट के चौखाने क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको मेंडल की हिस्ट्री, मेंडल के मटर पे प्रयोग और प्रभाविता के नियम को जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित था इसको बता दिया था। अब मैं बता रहा हूँ आपको मेंडल के दूसरे नियम के बारे में। आइए देखते हैं मेंडल का जो दूसरा नियम था ये भी एक संकर संकरण पर ही आधारित था। यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था कि मेंडल ने जब एक लंबे शुद्ध लक्षणों वाले लंबे तने और एक बौने तने वाले पौधे के बीच कृत्रिम संकरण कराया और देखा कि F1 पीढ़ी अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो सभी पौधे थे वो लंबे थे और संकर तने वाले थे। इसके आधार पर मेंडल ने अपना पहला नियम दिया था जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग मेंडल के दूसरे नियम को देखेंगे कि जब मेंडल ने अपने F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे उनके बीच स्वपरागण होने दिया तो एक पौधा उन्हें शुद्ध लंबे तने वाला, एक पौधा शुद्ध बौने तने वाला और दो पौधे संकर लंबे तने वाले मिले। इसके आधार पर मेंडल ने अपने दूसरे नियम जिसे हम लोग युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं इसको दिया था। इसमें मेंडल ने बताया था कि जब F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे के बीच स्वपरागण होने दिया तो F2 या द्वितीय संतानीय पीढ़ी के पौधे में प्रत्येक लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध बौना अलग और शुद्ध लंबा अलग और संकर लंबा अलग। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं और यह नियम एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। देख रहे हैं यहाँ कि हम लोग मेंडल ने क्या किया था कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे इनमें दो प्रकार का अनुपात मिला था, जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप को हम लोग दृश्य प्रारूप अनुपात और फिनोटाइप को दृश्य प्रारूप अनुपात और जीनोटाइप को जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। जीन प्रारूप अनुपात कहा जाता है। देख रहे हैं यहाँ जीनोटाइप जो होता है एक संबंधे दो संबंधे एक, अर्थात एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक बौने तने वाला पौधा मिला। और फिनोटाइप में देख रहे हैं आप लोग तीनों लंबे तने वाले थे और एक शुद्ध बौने तने वाले थे। अर्थात यहाँ से आपको अंतर पूछा जाए कि जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है तो आप लोग बताएंगे कि जो जीन प्रारूप होता है वह जीन्स या कारकों पर आधारित लक्षणों को प्रदर्शित करता है और दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप जो बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रदर्शित करता है। मेंडल के दूसरे प्रयोग में यानी जिसे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, इसमें मेंडल ने क्या किया था कि दो अलग अलग लक्षणों को, जैसे गोल मटर को पीले रंग वाले और झुर्रीदार मटर को हरे रंग वाले, यानी दो दो लक्षणों को लेके संकरण कराया था। अर्थात आपसे पूछा जाए द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जब दो अलग अलग लक्षणों के बीच या दो विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। और मेंडल ने क्या किया कि गोल पीला, देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, यह गोल पीले लक्षण मटर का था और झुर्रीदार यानी बीच बीच में दबा हुआ जो मटर का दाना होता है उसे व्रिंकेड या झुर्रीदार कहते हैं। हरे कलर को स्मॉल वाई से और झुर्रीदार कलर को स्मॉल आर से इंडिकेट किया। इन दोनों में पहले जैसे एक संकरण में कराया था वैसे ही इसमें भी इन्होंने कृत्रिम पर परागण कराया और F1 पीढ़ी में देखा कि सभी जो पौधे थे वह थे गोल पीले। सभी पौधे F1 पीढ़ी के गोल पीले थे। अब इन्होंने जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं इनमें स्वपरागण होने दिया। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण होने दिया और उस स्वपरागण के बाद से जब देखा कि कुल जब 16 देख रहे हैं यहाँ 9 3 3 1 अर्थात कुल 16 मटर के बीजों को इकट्ठा किया और देखा कि उसमें 9 गोल पीले, 3 गोल हरे,
तीन झुर्रीदार पीले और एक झुर्रीदार हरा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह गोल रंग इस पीले के साथ न होकर इस हरे के साथ भी चला गया। देख रहे हैं, गोल हरे के साथ चला जा रहा है, झुर्रीदार जो है यह पीले के साथ चला आ रहा है, हरा गोल के साथ चला जा रहा है और गोल झुर्रीदार के हरे के साथ भी चला जा रहा है। अर्थात प्रत्येक लक्षणों का कारक अपना स्वतंत्र रूप प्रकट कर रहा है। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ कि गोल पीले के साथ था तो गोल यहाँ हरे के साथ आ गया है, झुर्रीदार हरे के साथ था तो झुर्रीदार पीले के साथ भी आ गया है, और झुर्रीदार हरे के साथ भी है और गोल पीले के साथ भी है। अर्थात इसी रीजन से मेंडल ने इस नियम का नाम रखा स्वतंत्र अपव्यूहन नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। यह मेंडल का तीसरा नियम है। यह नियम जो है मेंडल का, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित यह नियम है। और इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक, देख रहे हैं यह प्रबल कारक हैं दोनों, एक आनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे प्रबल कारक से ही नहीं, यह केवल दूसरे प्रबल कारक से ही नहीं बल्कि अप्रबल कारक से भी मिल सकते हैं। देख रहे हैं अप्रबल कारक यानी गोल है तो अप्रबल कारक यानी हरे से मिल चुका है, गोल हरा हो गया है, अप्रबल कारक से मिल सकता है। और एक का अप्रबल कारक, देख रहे हैं ये दोनों अप्रबल कारक हैं, यह प्रबल कारक से भी दूसरे के अप्रबल कारक से भी मिल सकते हैं। अर्थात एक आनुवांशिक लक्षण के दो तुलनात्मक रूपों, एक आनुवांशिक लक्षण के दोनों तरफ देख रहे हैं, एक आनुवांशिक लक्षण को ए इंडिकेट कर रहा है, एक आनुवांशिक लक्षण को ए, और ये दोनों तुलनात्मक रूपों के जो कारक होते हैं पृथक्करण में एक दूसरे से अलग होकर किसी भी अन्य लक्षणों से मिल सकते हैं। अब ये मेंडल का तीसरा नियम था। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। पुनेट स्क्वायर, पुनेट ने अपने स्क्वायर में, देख रहे हैं ये पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, पुनेट का जिसे चौखाने भी कहते हैं, पुनेट ने अपने स्क्वायर के माध्यम से मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही स्पष्ट किया है। देखिएगा यहाँ एक मेल गेमिट है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ देख रहे हैं ये मेल का इंडिकेशन है और ये फीमेल का इंडिकेशन है। यहाँ भी देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों युग्मकों को एक चौखाना एक स्क्वायर बना के पुनेट ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। देख रहे हैं यहाँ कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यही प्रोसेस इधर भी लिख देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते हैं। देख रहे हैं कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई से फिर दोनों कैपिटल वाई, फिर यह कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिखेंगे दोबारा, फिर यह प्रोसेस इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन चारों का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। फिर देख रहे हैं तीसरे कॉलम में जो बना हुआ है इसका गुणा करेंगे कैपिटल आर से, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और जो प्रबल लक्षण है उसको पहले लिखते हैं। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई में, तो सबसे पहले दोनों कैपिटल यानी प्रबल लक्षणों को पहले लिखते हैं और यहाँ कैपिटल वाई बाद में आ रहा है लेकिन फिर भी हम कैपिटल वाई को पहले लिखते हैं और स्मॉल वाई को बाद में लिखते हैं। इस प्रकार से पुनेट ने जब चौखाने को बनाकर अपना हाइब्रिडाइजेशन अपना संकरण कराया तो देखा कि गोल पीले रंग के, देख रहे हैं गोल पीले कलर के कुल जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे जो थे वह गोल पीले रंग के थे, जो फिनोटाइप अनुपात था वह गोल पीला था। इसके बाद से देख रहे हैं कि झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला यहाँ देख रहे हैं 3, यानी 3 का अनुपात यहाँ हो गया। फिर देख रहे हैं गोल हरा और गोल हरा, ये भी 3 है, और झुर्रीदार हरा एक अकेला है जो शुरू में हम लोग लेके मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में चले थे। तो पुनेट ने अपने चौखाने के माध्यम से जो अनुपात निकाला वह फिनोटाइप अनुपात देख रहे हैं 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का है, अर्थात एक झुर्रीदार हरा मिला, 3 पौधे गोल हरे, 3 पौधे जो थे वो झुर्रीदार पीले और 9 पौधे गोल पीले रंग के मिले। ये फिनोटाइप अनुपात क्या होता है कि हमको जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए कि F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले थे मेंडल के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वह सभी लंबे तने वाले थे, किंतु देखने में लंबे तने वाले थे लेकिन वह होमोजाइगस न होकर विषम युग्मजीय अर्थात हिट्रोजाइगस थे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि
सभी लक्षण गोल पीले को बाहर से देखने में सब गोल पीले हैं, लेकिन सबका जीनोटाइप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग है। देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन यहाँ ये भी गोल पीला है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। यहाँ भी देख रहे हैं गोल पीला है, दोनों कैपिटल और एक कैपिटल फिर एक स्मॉल। यहाँ ये चारों अलग अलग है। इसीलिए जो अनुपात जीवधारी के जीन्स में होता है, यानी जो हमको दिखाई बाहर से नहीं दिखाई देता है उसको जीनोटाइप, और जो हमको बाहर से दिखाई देता है वह कहा जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप और जीनोटाइप को जीन प्रारूप भी कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप को कहा जाता है। जीनोटाइप अनुपात देख रहे हैं हम लोग, 1 संबंधी 2 संबंधी 2 संबंधी 4 संबंधी 3 संबंधी 2 संबंधी 1 का है। यहाँ जो जीनोटाइप अनुपात है ये देख रहे हैं 2 1 3 2 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 और यहाँ भी 1 आ रहा है 16, यानी यह अनुपात भी देख रहे हैं हम लोग 16 का हो रहा है। और यहाँ भी देख 9 3 12 3 15 1 16, फिनोटाइप अनुपात भी 16 और जीनोटाइप अनुपात। अब आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर क्या होता है, तो जीनोटाइप का मतलब जीवधारी के जीन्स में स्थित, देख रहे हैं यहाँ जीन्स सबके अलग अलग हैं, तो यह जीनोटाइप अनुपात है। फिनोटाइप का मतलब गोल पीला गोल पीला गोल पीला, देख रहे हैं जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है वह कलर, यानी कि जो जीवधारी के जीन्स में स्थित होता है वह अनुपात जीनोटाइप अनुपात, और जो अनुपात जीवधारी को बाहर से देखने प्रतीत होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब हुआ दृश्य या लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप का मतलब जीन्स में स्थित लक्षण। अब हम ये पुनेट के बाद से, पुनेट के चौखाने के बाद से हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण और टॉपिक होता है जो इसी से रिलेटेड है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, इसके बारे में सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी किसे कहते हैं, जिसके बारे में कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में बताया है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कार्ल कोरेंस ने जब मिराबिलस जलापा, एक पौधा है, प्लांट है जिसका नाम है, बॉटेनिकल नेम है मिराबिलस जलापा, हिंदी नाम है गुलाबांस और जापानी नाम है जापानी 4 o'clock। जापान के लोग इसे जापानी 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इस पौधे को लेके कार्ल कोरेंस ने अपना प्रयोग किया, तो देखा कि लाल पुष्प वाले गुलाबांस के पौधे और सफेद पुष्प वाले गुलाबांस के पौधे में हाइब्रिडाइजेशन कराया, कृत्रिम संकरण का, जैसा मेंडल ने एकल संकर संकरण में कराया था। और देखा कि F1 पीढ़ी जो थी यह प्रथम संतानीय पीढ़ी है, F1 पीढ़ी इसके सभी पौधे गुलाबी रंग के हो गए, होने चाहिए थे सब लाल, क्योंकि मेंडल के संकरण में सभी पौधे विषम युग्मजी थे और लाल थे, लेकिन यहाँ न सफेद हुआ न लाल हुआ, ऑल प्लांट्स पिंक, अर्थात सभी पौधे गुलाबी रंग के हो गए, यानी यहाँ मेंडल का नियम लागू नहीं हुआ, यानी अपूर्ण प्रभाव दिखाया। इसीलिए इस नियम को हम लोग अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। और जब इनमें स्वपरागण होने दिया तो जो F2 पीढ़ी था, F2 पीढ़ी के पौधे में 25% रेड प्राप्त हुए फूल वाले, 50% पिंक यानी गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए और 25% जो हुए वो सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। इन्होंने अपने नियम में बताया मिराबिलस जलापा के एक लाल पुष्प, आप देखेंगे इस नियम को कि मिराबिलस जलापा के या गुलाबांस के पौधे पर कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में जब प्रयोग कराया तो उन्होंने क्या किया कि एक लाल पुष्प वाले तथा एक सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली जो पौधे थे, यानी दोनों क्या थे, देख रहे हैं यहाँ दोनों शुद्ध नस्ली है, दोनों कैपिटल लेटर में है, दोनों स्मॉल लेटर में है, इनको होमोजाइगस या शुद्ध नस्ली कहा जाता है। जब एक कैपिटल यह अशुद्ध नस्ली है अर्थात हिट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी और सम युग्मजी। क्या किया कि कार्ल कोरेंस ने मिराबिलस जलापा के एक लाल पुष्प वाले तथा एक सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली जो पौधे थे संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी के संकरण कराया, तो शुद्ध नस्ली थे जो संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लाल रंग के न होकर गुलाबी रंग के प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी में 25% लाल, 50% गुलाबी और 25% सफेद फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। इससे कार्ल कोरेंस ने यह सिद्ध किया कि लाल रंग का जो लक्षण था सफेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ। ये लाल रंग का होना चाहिए था, सब लाल हो गए सब गुलाबी, तो लाल रंग का जो लक्षण है सफेद रंग पर अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं डाल सका, और लाल रंग जो था यह सफेद रंग पर अपना प्रभाव डाल के और इस लाल रंग के प्रभाव को कम करके इसको गुलाबी बना दिया और गुलाबी रंग के सभी प्राप्त हुए। किंतु F2 पीढ़ी में फिर मेंडल का नियम यहाँ लागू हो गया था। इसी प्रकार का एक प्रयोग
एंडेलुसियन मुर्गी के परों पर किया गया था। एंडेलुसियन जो मुर्गी होती थी उसके परों का जो रंग था काला रंग था, और एक मुर्गी थी जिसके परों का सफेद चित्तीदार रंग था। अब इन दोनों के बीच क्या कराया गया था, जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था तो सारी मुर्गियां जो थी वो नीले रंग के परों वाली हो गई। F1 पीढ़ी में सभी मुर्गियां नीले रंग के परों वाली हो गई थी, और इन परों का इसमें हुआ क्या था कि जो सफेद रंग था वह काले रंग के प्रभाव को कम करके और नीले रंग का कर दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो उपयोगी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें।